देखो, ये चीज़ तो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ करी होगी कि कहीं पर अगर हम पैसा लगा देते हैं किसी भी चीज़ में, तो अगर उसकी हमें रिटर्न में वैल्यू मिल जाती है ना, तो हम बड़े सेटिस्फाइंग रहते हैं, कोई दुख दर्द नहीं होता। बट इन केस अगर हम कहीं पैसा लगा दें और हमें उसकी रिटर्न में वैल्यू ना मिले, तो वो जो पेन होता है ना, वो जो दुख होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अब यहाँ पर नीट की काउंसलिंग में पैसे की अगर हम बात करें तो वो होता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पे करना पड़ता है टू द काउंसलिंग अथॉरिटी, सो दैट वो लोग अश्योर रहें कि अगर हम आने वाले किसी भी राउंड में किसी भी रूल को वायलेट करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिमरन एंड आज की वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाली है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक ऑफ द काउंसलिंग, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं आएंगे हम आगे नहीं समझ पाएंगे ब्लंडर्स के बारे में। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से हम ब्लंडर्स कर देते हैं या फिर कौन से रूल को वायलेट कर देते हैं काउंसलिंग के, इसके करके कि हमारी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो सकती है और हम डीबार भी हो सकते हैं नीट की काउंसलिंग से। सो ये मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी अ लिटिल बिट ऑफ Q&A सेशन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो ब्लेंडर्स के ऊपर ही थे, उसके ऊपर तो मैंने एक डेडिकेटेड सेशन बना दिया वीडियो में, बट कुछ इंडिविजुअल के सवाल भी थे, हम उन्हें आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि आगे की वीडियो स्मूथ और अच्छे से समझ में आ सके। सो द फर्स्ट टर्म इज फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब कि तुम्हें सीट मिल गई है, अब तुम उसको ऑप्ट करो, नहीं करना है तो मत करो, छोड़ दो, तुम्हारी कोई सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। दिस इज फ्री एग्जिट और ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिर्फ फर्स्ट राउंड में मिलता है। अपग्रेड सीट। अपग्रेड सीट का मतलब होता है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर राउंड में एक सीट मिल चुकी है कॉलेज की, तुमने जाकर उस सीट को ज्वाइन भी कर लिया, बट अब तुम्हें अपग्रेड करना है। शायद पॉसिबिलिटी है कि इसी सेम स्कोर पर मुझे और अच्छी सीट मिल जाए और अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए, तो तुम पहले कॉलेज के पास जाकर एडमिशन लोगे। उसके बाद जब काउंसलिंग फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए ओपन होगी तो वहां पर तुम्हें अपग्रेड सीट का ऑप्शन लेना पड़ेगा और उसमें अपने जो भी प्रेफरेंसेस है उन्हें फिल करना पड़ेगा। तो अपग्रेड सीट वही कर सकता है जिसने ऑलरेडी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया है। फिर थर्ड आता है AIQ, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। देखो, इसमें सारे एम्स कॉलेजेस की सीट आती हैं और स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं उसकी 15% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व रहती हैं। मतलब कि किसी दूसरे स्टेट से जाकर किसी दूसरे स्टेट में भी बच्चा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है। और ये कंडक्ट करवाती है एक बॉडी जिसे कहते हैं हम MCC, काउंसलिंग बॉडी। नेक्स्ट आता है अमाउंट। अब पैसों की बात आती है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए एंड सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ती है। दिस इज द सेम सिक्योरिटी अमाउंट जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल, ओनली सिक्योरिटी अमाउंट इज रिफंडेबल इन केस यू डोंट डू एनी ब्लंडर्स इन द काउंसलिंग। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बेसिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि हम एज अ बेस लेकर चलेंगे, दैट इज ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जो कि MCC एक काउंसलिंग बॉडी है, वो कंडक्ट करवाती है इस काउंसलिंग को। और सबसे पहले यही काउंसलिंग शुरू होती है थ्रू आउट द इंडिया। तो यू विल डेफिनेटली केम टू नो, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जो फर्स्ट राउंड होता है वो MCC का ही होता है। काउंसलिंग कुछ ऐसे प्रोसीड करती है कि फर्स्ट राउंड की पहले डेट आती है विच इज़ ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। जब इसका रिजल्ट आ जाता है तो स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है। जब स्टेट के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है तो फिर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का सेकेंड राउंड होता है। फिर जब इसका रिजल्ट आ जाता है फिर के बाद स्टेट काउंसलिंग का सेकेंड राउंड होता है। तो ऐसे करके ऑल्टरनेट बेसिस पर राउंड्स चलते हैं ऑल इंडिया कोटा के और स्टेट कोटा के। तो इसमें मैं डिस्कस करती हूँ MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में क्या होती है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड होता है, फिर सेकेंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है, फिर होता है एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड उसके बाद आता है लास्ट राउंड बेसिकली विच इज स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और इसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो स्पेशल राउंड्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, अगर नहीं बचती तो ये ही बेसिक राउंड्स होते हैं जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलिंग्स में। तो इन्हें तुम्हें अच्छे से याद रखना कि ऐसे ऐसे काउंसलिंग्स में ये राउंड्स होते हैं। और स्टेट की और ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग्स होती हैं वो ऑल्टरनेटिवली चलती है, जैसे कि मैंने बताया। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ब्लंडर्स। ओके, सो हम वन बाय वन हर राउंड में डिस्कस करेंगे। हर राउंड के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो जैसे कि MCC का जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, इसमें क्या होता है कि फ्री एग्जिट प्रोवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने काउंसलिंग करी, तुमने सिक्योरिटी अमाउंट भरी, रजिस्ट्रेशन फीस भरी, फर्स्ट राउंड में तुम्हें
कोई कॉलेज अलॉट हो गया, नाउ इट इज़ योर चॉइस, तुम्हें वो कॉलेज में जाकर ज्वाइन करना है नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, अगर नहीं करना चाहते हो तो यू कैन टेक अ फ्री एग्जिट। ना कॉलेज जाने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं जाएगी और रजिस्ट्रेशन फीस भी कहीं नहीं जा रही। तुम सेम रजिस्ट्रेशन फीस और सेम सिक्योरिटी अमाउंट के साथ सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड इज़ प्रिटी सिंपल एंड इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर आता है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, एमसीसी का। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक सेट ऑफ रूल होता है कि इसमें कोई फ्री एग्जिट नहीं होता। अब यहाँ से ब्लेंडर स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड राउंड में तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गया और तुमने सेम सोचा कि चलो फर्स्ट राउंड में नहीं लिया था, फ्री एग्जिट मार लेते हैं, नहीं। सेकेंड राउंड में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं होता। तुम्हें जो कॉलेज अलॉट होता है उसमें तुम्हें जाकर एडमिशन लेना ही पड़ता है। ओनली यू कैन डू वन थिंग इज दैट अपग्रेड का ऑप्शन, तुम अपग्रेड कर सकते हो। बट इन केस इफ़ यू डोंट गो एंड डोंट ज्वाइन द कॉलेज, तो जो पुराना रजिस्ट्रेशन फ़ी देकर तुमने रजिस्ट्रेशन कराया था वो कैंसिल हो जाएगा और सिक्योरिटी अमाउंट एज अ पेनाल्टी चार्ज कर ली जाएगी बाय द काउंसलिंग बॉडी। अब थर्ड राउंड में, मतलब अगले राउंड में अगर तुमने पार्टिसिपेट करना है, ऑप्शन दिया जाता है थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने का, बट उसके लिए तुम्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी एंड दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट भी भरनी पड़ेगी एंड फिर तुम थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड राउंड। ये सॉर्ट ऑफ रूल्स होते हैं। फिर आता है थर्ड राउंड। देखो अब धीरे धीरे चीज़ें और क्रिटिकल होती जा रही हैं। अभी तक हमारी सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट गई है, हमारे शायद कुछ पैसे, थोड़े से पैसे गए हैं, बट अब क्या होता है इन दिस थर्ड राउंड, अगर तुम्हें फिर से कोई सीट अलॉट हो गई थर्ड राउंड में, ये न्यू सीट भी हो सकती है, शायद फर्स्ट टाइम ये अलॉट हुई हो, ये अपग्रेडेड सीट भी हो सकती है। नाउ रिमेंबर, हर चीज़ को ना कनेक्ट करके चलना। जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में हो सकता है तुमने कोई अपग्रेड का ऑप्शन दिया हो, है ना, तो तुम्हें अपग्रेड करके सीट मिल गई। अब तुम्हें थर्ड राउंड में जो अपग्रेड सीट मिल गई है ना, अब तुम ये नहीं सोच सकते, नहीं ये सोचने बैठ जाओ नहीं नहीं मैंने तो पुरानी वाली सीट अच्छी थी, मुझे तो पुराने वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे अपग्रेड सीट नहीं चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब तुम्हें जो अपग्रेडेड सीट मिल चुकी है, अब सिर्फ तुम्हारा हक उसी पर है। जो पुरानी सीट थी तुम्हारी वो तुमसे जा चुकी है क्योंकि तुम्हें अपग्रेड सीट अलॉट हो चुकी है। तो अब तुम्हें अपग्रेड सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट लीव दिस सीट, क्योंकि यही सीट तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन में बची होगी, तो ये तुम्हें ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो थोड़ा सा सोच समझ कर डालना सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में जब भी अपग्रेड का ऑप्शन डाल रहे हो, तो उसमें सोच समझ कर चॉइसेस फिल करना कि जिस कॉलेज में मैं हूँ शायद हर कोई चाहता है उससे बेटर ही फिल करूं, या जो भी तुम्हारे चॉइसेस हैं तो उसको सोच समझ कर फिल करना। अगर पर्टिकुलर कॉलेज की सीट अपग्रेड में अलॉट हो जाती है तो फिर तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो थर्ड राउंड में अगर तुम फिर से सीट छोड़ देते हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो फिर यहाँ पर पहले तो सिक्योरिटी अमाउंट तो जाएगी, रजिस्ट्रेशन वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ यू विल बी डी बार फ्रॉम द नीट काउंसलिंग। तुम्हें नीट काउंसलिंग से डी बार कर दिया जाएगा और 1 साल के लिए नीट का एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया जाएगा। सो दिस इज़ फॉर द थर्ड राउंड। जिनको भी सीट मिली होती है, जिनको नहीं मिली होती वो अपना स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड राउंड। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई, उसने ली नहीं ली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड राउंड में उसको सीट अलॉट हो गई, थर्ड राउंड में कोई भी ऑप्शन जो अपग्रेड का है ना, कोई भी इंसान थर्ड राउंड तक ही अपग्रेड कर सकता है। अब थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं होता, विच मीन्स अगर तुम्हें कोई सीट मिल चुकी है, किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में किसी बच्चे को सीट्स मिल चुकी हैं, फिर वो बच्चा स्ट्रे या स्पेशल स्ट्रे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार किसी राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है। तो इसके बाद कोई अपग्रेड का ऑप्शन भी नहीं होता थर्ड राउंड के बाद। तो इसके बाद कुछ ऐसा मत सोच कर रखना कि अपग्रेड करवा लेंगे या कुछ भी। तो योर चॉइसेस मस्ट बी स्मार्ट इनफ एंड इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू यू। तुम जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसी को भरो, नॉट जस्ट गो विद द हाइप कि शायद उसमें तुम जाना भी नहीं चाहते हो लेकिन हाइप में वो कॉलेज है तो मैं वो कॉलेज फिल कर दूँ। आई वुड नॉट सजेस्ट दिस। अपने अकॉर्डिंग फिल करो, अपने अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च करो, मुझे कौन सा कॉलेज फिल करना है, कहाँ मैं जाना चाहता हूँ या कहाँ नहीं जाना चाहता। आई एम श्योर ये सब सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई एक बार MBBS की सीट मिल ही गई है तो फिर इंसान छोड़ क्यों रहा है, वाई नॉट शुड दे ऑप्ट। देखो जब अच्छे नंबर आते हैं ना बच्चों के तो वो बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी स्टेट की कोटा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि उनको दोनों में से बेस्ट चाहिए होता है कि जहाँ से मुझे बेस्ट मिला मैं वहाँ से बेस्ट कॉलेज लूँगा। ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स दैट। तो होता कुछ ऐसा है कि देखो हम सेकेंड राउंड की बात करते हैं, पहले सबसे MCC का सेकेंड राउंड होगा,
उसका रिजल्ट आएगा और फिर होगा हमारा स्टेट का सेकेंड राउंड। तो पहले बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट करा, उसे एक सीट अलॉट हो गई, ठीक है। अब सेम बच्चे ने स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करा, इसमें भी उसको सीट अलॉट हो गई। अगर दोनों में उसको सीट अलॉट हो जाती है, भी स्टेट की काउंसलिंग का रिजल्ट आता है ना, तो एमसीसी की साइट पर एक परफॉर्मा निकाला जाता है जिसमें कि मेंशन होता है कि जो जो बच्चों को एमसीसी में भी सीट मिल चुकी है, स्टेट में भी सीट मिल चुकी है और वो स्टेट की सीट से हैप्पी हैं, वो स्टेट की सीट को ही कंसीडर करना चाहते हैं अपनी, वो एमसीसी से रिजाइन करना चाहते हैं, इस टाइम से लेकर इतने टाइम के अंदर अंदर वो बच्चे एमसीसी की काउंसलिंग से रिजाइन कर दें और अपनी स्टेट की काउंसलिंग ज्वाइन कर लें, सो दैट कि वो जो ऑल इंडिया कोटा की बची हुई सीट्स होंगी वो हम आगे के राउंड्स में ले जा सकें। ये स्पेसिफिक टाइम मिलता है जिसके अंदर तुम रिजाइन करके अपनी स्टेट की सीट ज्वाइन कर सकते हो, बट ये स्पेसिफिक टाइम ही होता है। अगर नहीं करोगे फिर वही सेम चीज़ होगी जो मैंने पहले बताया था कि सेकंड में सिक्योरिटी अमाउंट जो है तुम्हारे पेनाल्टी चार्ज कर लिया जाएगा अगर तुम लिमिटेड टाइम के अंदर रिजाइन नहीं करते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस होते हैं, हर बार तुम्हें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन एमसीसी की वेबसाइट पर आती है, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ आता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। यहाँ पर मैं एक साइट बता दूंगी विच इज़ mcc.nic.in, जो हम सबको पता है ये एमसीसी की साइट है जहाँ पर हमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है हमारी। इसके ऊपर नज़र रखना, इस पर जो भी अपडेट आए सब कुछ देखते रहना, सब कुछ आराम से और बड़ा स्मूथली सारा प्रोसेस इसमें बताया जाता है। ओनली यू हैव टू बी एक्टिव इनफ ताकि तुम साइट को चेक कर सको, दिन में 2 से 3 बार तो करना ज़रूरी है। तो काउंसलिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद भी हो सकता है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद या थोड़े दिनों बाद भी हो सकता है ये चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन, ठीक है, जिसमें कि हमें जो भी हमने चॉइसेस फिल कर दी हैं कॉलेजेस की वो हमें लॉक करना होता है कि ये हमारी फाइनल लिस्ट है। उसके बाद बस और फिर हमारा रिजल्ट आता है काउंसलिंग का। अब देखो हर स्टेट का ना रूल अलग अलग होता है और एमसीसी ऑल इंडिया लेवल पर होती है तो इसके रूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं थ्रू आउट द इंडिया, बट अलग अलग स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि मैं एक रूल बताती हूँ कि एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में तुमने चॉइसेस फिल कर दी और उसके बाद तुम लॉक करना भूल गए फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी और तुम्हारी जो भी तुमने फिल करी होंगी तुम्हें रिजल्ट में वो दिखेगा। बट एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, मैं डिफरेंस बता रही हूँ, उसमें क्या होता है जो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस तुमने चॉइसेस फिल तो कर दी लेकिन चॉइस लॉक करना भूल गए तो तुम्हारी वो चॉइसेस ऐसे ही चली जाएंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा माना ही नहीं जाएगा तुमने चॉइसेस फिल करी हैं। तो उत्तर प्रदेश में चॉइस लॉक करना मैंडेटरी है। तो ये डिफरेंस मैंने इसलिए बताया सो दैट तुम ये समझ सको कि जो एमसीसी के रूल्स होते हैं ना वो थ्रू आउट द इंडिया सेम रहते हैं, बट हर स्टेट उन रूल्स को तो फॉलो करता ही है, बट उसके अलावा उनके अपने सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं। तो तुम अगर किसी स्टेट की पर्टिकुलरली काउंसलिंग करने की सोच रहे हो तो पहले उसके रूल्स अच्छे से जान लेना, समझ लेना एंड देन प्रोसीड टूवर्ड्स दैट। अपने थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में जो कि है Q&A सेशन, तो मैंने सबके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया था पहले से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड, यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है। तो इन्होंने पूछा था बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू होती है, तो येस, जब आप नीट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें MBBS और BDS और BSc नर्सिंग इन तीनों कोर्सेज के लिए ऑप्शंस होता है, तुम तीनों के कॉलेजेस फिल कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें कॉलेज मिलेगा। बाकी प्राइवेट का मुझे नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ओनली। अगर स्ट्रे वैकेंसी में भी कॉलेज नहीं मिला तो क्या सिक्योरिटी अमाउंट वापस होगी? ऑफ कोर्स हो जाएगी, बस इनमें से कोई भी जो मैंने ब्लंडर्स बताए हैं ये मत करना। अगर ओनली BMS की काउंसलिंग करवानी हो, MBBS में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें सिर्फ BMS की करवानी है तो गो फॉर दैट। अगर तुम्हें और लगता है कि नहीं मुझे सीट मिल सकती है MBBS में भी या मुझे MBBS भी चाहिए, करवा सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट टू दैट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि BMS के लिए MBBS ज़रूरी है, नहीं। तुम अलग अलग काउंसलिंग होती है, सबकी अलग अलग ही करना होता है। काउंसलिंग रिजल्ट के बाद करना होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, काउंसलिंग रिजल्ट के बाद होती है क्योंकि काउंसलिंग इज़ ऑन बेसिस ऑफ योर रैंक, और रैंक तो हमें रिजल्ट के बाद ही पता चलती है, तो उसी के बेसिस पर काउंसलिंग होती है, उसी के बेसिस पर कॉलेजेस अलॉट होते हैं। एक बार प्लीज़ रिप्लाई कर देना, जैसे मुझे MBBS BDS की काउंसलिंग करवानी है और BMS BUMS BHMS की, तो इनके लिए कितना खर्चा होगा? AIQ स्टेट दोनों जितने आपके लगे उतने ही लगेंगे या और ज़्यादा BUMS के लिए प्लीज़ बता दो। देखो मैंने सिर्फ MBBS और DMS की करवाई थी तो मुझे उनका पता है, BDS का मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। BUMS एंड BHMS ये पर्टिकुलर स्टेट की अलग अलग होती है और AIQ में जो है
वो चीज़ें अलग होती हैं। और अगर आप हमने पूछा ये अलग अलग होती हैं, तो बिल्कुल MBBS, BMS और BHMS की भी काउंसलिंग अलग अलग होती है इवन। और स्टेट में भी हर स्टेट का सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फीस सब अलग अलग होता है। तो ऐसे कलेक्टिवली बताना इज़ नॉट पॉसिबल जब तक आप स्टेट नहीं मेंशन करोगे। एंड नेक्स्ट इज 340 मार्क्स जनरल पर काउंसलिंग करें या नहीं। देखो, मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिसाइड कि मुझे इस पर काउंसलिंग करनी है या नहीं करनी है। रैंक इज द क्राइटेरिया। अभी तो शायद रिजल्ट भी आ चुका है, तो रैंक का क्राइटेरिया है। देखो, अगर तुम प्योर जनरल कैटेगरी से आ रहे हो, कोई भी तुम्हारे पास पर्क्स नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी कोटाज नहीं है, तो आई वुड से कि रैंक आ रही है अगर 30,000 के अंदर, तो फिर तुम्हें MBBS के लिए ऑप्ट करना चाहिए। और अगर EWS कोटा है जनरल के साथ, तो फिर 35,000 तक भी देख सकते हो, क्योंकि पिछले साल भी सीटें बढ़ी हैं और इस साल भी कुछ सीटें बढ़ेंगी ही, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कॉलेज मिलने के। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे रिटर्न सिक्योरिटी फी इफ़ यू डोंट गेट एडमिशन वाया काउंसलिंग। आई डोंट नो व्हाट आई एम इवन सेइंग। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। कई बार हम सच में इतने डरे हुए होते हैं इन सारे प्रोसेसेस को लेकर। ओके, सो अगर आप कोई भी ब्लंडर नहीं करते हो, सब स्मूथली काउंसलिंग प्रोसेस करते हो, फिर भी तुम्हें सीट नहीं मिलती है, तो फिर तुम्हारी सिक्योरिटी मनी बिल्कुल स्मूथली वापस आ जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रिफंड ऑटोमेटिकली होगा या और कुछ करना पड़ेगा? देखो, ये मुझे भी बड़ा डाउट था ड्यूरिंग माई काउंसलिंग प्रोसेस। तो आई वुड सजेस्ट कि जितनी भी तुम पेमेंट्स करो ना, एक पर्टिकुलर UPI ID से करो। जो UPI से पेमेंट्स होती है ना, वो डायरेक्टली वापस आ जाती हैं स्मूथली। मतलब तुम्हें याद भी नहीं होगा कभी मैंने पेमेंट करी थी, टक से तुम्हारे अकाउंट ऐसे 10,000 अकाउंट में आएंगे रिफंड वाले, तो स्मूथली आ जाती हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, उनमें शायद इश्यूज़ आते हैं। सो UPI इज़ द बेस्ट वे, और इसमें हमें भी आसानी रहती है पेमेंट करने में भी, और पेमेंट रिटर्न भी बहुत इजीली आ जाती है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मुझे कुछ खास पता नहीं है, तो वो तुम सर्च कर सकते हो। प्लीज़ रिप्लाई करिएगा, MBBS में स्ट्रे वैकेंसी में भी क्यों नहीं मिला? अगर तुम किसी और की बात कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, बट अगर मेरी बात कर रहे हो, नीट 2024 की कैंडिडेट थी मैं, तो अगर मेरी बात कर रहे हो तो इसका जवाब मुझे लगता है तुम्हें NTA से जाकर पूछना चाहिए कि लास्ट टाइम ऐसा उन्होंने क्या कांड कर दिया था पेपर के बीच में कि इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 2024 वॉज लिटरली अ क्योस, तो उसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अलग और स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग करना? हाँ बिल्कुल, दोनों की ऑल इंडिया कोटा की अलग काउंसलिंग होती है, स्टेट की अलग होती है। हाँ, एक ये बहुत अच्छा सवाल है, दैट इज़ ये बताइए, हम लोगों को कोई पेड काउंसलर की ज़रूरत है? यूट्यूब पे कुछ लोग कहते हैं कि चॉइस फिलिंग काउंसलर ही करवाता है, प्लीज़ गिव ऑनेस्टली एडवाइस। ऑब्वियसली आई विल गिव ऑनेस्ट एडवाइस। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि देखो, आई कैन नॉट से अब्रप्टली येस और नो। मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से कि अगर तुम काउंसलर को हायर करते हो तो उसके क्या पर्क्स होंगे, और काउंसलर नहीं हायर करते हो तो उसकी क्या पर्क्स होंगे। तो मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगी, तो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें काउंसलर हायर करना है या नहीं करना है। बट यहाँ पर एक जवाब दे देती हूँ, काउंसलर्स ज़रूर तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं, और वो करवाते भी हैं अगर तुम हायर करते हो, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि चॉइस फिलिंग सिर्फ काउंसलर्स ही करवा सकते हैं। हम खुद भी अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोनों तरीके की चीज़ें, काउंसलर्स भी करवाते हैं, बच्चे खुद भी करते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड। मैं दोनों के पर्क्स और ये सब बता दूंगी। आई मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, और एक स्कैम भी बताऊंगी पेड काउंसलिंग में जो चल रहा है। और कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, बट वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, सो आई डोंट वांट टू मेक दिस लॉन्ग। बट नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन फिर से ले लूँगी, एंड आई आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड टिल द टाइम, बाय बाय।